प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज का जो हमारा विषय है वो है दिलजीत दोसांझ की पीएम मोदी जी से मुलाकात। दर्शकों, आप सबने देखा होगा कि किस प्रकार से पीएम मोदी जी के यहाँ बड़ी आत्मीयता से दिलजीत दोसांझ मिलते हैं, साथ में गाना भी गाते हैं गुरु नानक का नाम लेकर, और पीएम मोदी हल्की सी टेबल थपथपाते हैं। और पीएम मोदी के समर्थकों, दिलजीत के विरोधियों, दिलजीत के समर्थकों, पीएम मोदी के विरोधियों में सब में अचानक से खलबली हो गई कि ये क्या हो गया भाई? खैर, दिलजीत दोसांझ अचानक से जब चमकते हैं और एकमात्र पंजाबी स्टार हैं, जिनको बॉलीवुड ने भी हाथों हाथ लिया, उनके गानों को भी, उनकी एक्टिंग को भी। उड़ता पंजाब में एक्टिंग कराई गई और आप देखेंगे कि किसान आंदोलन तो नहीं था, जो आड़तियों का आंदोलन था खालिस्तानियों का, उसमें भी बढ़-चढ़ कर जो है पंजाबी जो लोग थे, इनके माध्यम से अपनी बात कहलवा रहे थे, दिलजीत के माध्यम से। और दिलजीत भी कह रहा था, अगर माध्यम है तो खुद भी कह ही रहा था कि किसान कानून वापस लेने चाहिए, ये वो। इसकी थोड़ी-सी तह में जाते हैं, तो है क्या? थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं कि हुआ क्या था पहले। आड़तियों का जो एक मॉडस ऑपरेंडी है, वो है कि भारत सरकार से लाखों करोड़ों रुपए का एमएसपी लेना है उनको। पंजाब से और हरियाणा से ज़्यादातर खरीद होती है, पंजाब से होती है। तो वो आड़तियों के ज़्यादा प्रॉफ़िट मार्जिन आड़तियों के पास जाता है, किसानों के पास कम जाता है। तो वो एक विशुद्ध हरामखोरी का पैसा उनके पास जा रहा है। दलाली का कह सकते हैं। उसी तरह पंजाब में एक कंपनी राइज़ करती है, स्पीड रिकॉर्ड्स। और स्पीड रिकॉर्ड्स जो है वो बहुत सारे आर्टिस्ट जितने आते हैं उनका एक बन जाता है एक अम्ब्रेला, कि जितने आर्टिस्ट होते हैं उनको पुश करते हैं। उनके यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, पंजाबी गाने आप देखेंगे। बड़े-बड़े महँगे वीडियोज़ बादशाह के, इनके, उनके, और यूके में, और ये पूरा कल्चर है ही गीत संगीत का, पंजाबी गानों का। तो उसको पूरी तरह कैपिटलाइज़ करते हैं, बहुत बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड ओवर। उसके बड़े-बड़े शोज़ होते हैं, कॉन्सर्ट होते हैं, और ये लोग हर जगह फंक्शंस में, तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो पंजाबी म्यूज़िक अपने आप में एक बड़ी इकोनॉमी है, उसको वो सबसे ज़्यादा जो टैप करने का काम किया, स्पीड रिकॉर्ड्स ने किया। और उनके फंडर्स भी पीछे से कहीं न कहीं, क्योंकि उन पे भी केस हुआ था किसान आंदोलन के समय, उस आंदोलन के समय, कि ये लोग वहाँ से पीछे से फंडिंग कर रहे थे। क्योंकि भई 1 साल तक सड़क पे बैठे रहना, वो भी हज़ारों लोगों द्वारा, वो भी बाकायदा लाव-लश्कर के साथ, ट्रैक्टर, ट्रॉली, और ठंड में और गर्मी में इस तरह से सारी सुविधाओं के साथ, इतना आसान काम नहीं है, करोड़ों की फंडिंग थी। तो ये पूरा जो, और कनाडा में ज़ाहिर-सी बात है, ज़्यादातर पंजाबी रहते हैं, ये शोज़ और ये सारी चीज़ें बिना सरकारी बैक के नहीं हो सकती। दूसरा, बहुत पहले अनुपमा चोपड़ा ने दिलजीत दोसांझ का इंटरव्यू लिया था और काफ़ी पुश करने की कोशिश की, 2-3 बार इंटरव्यू लिया। अनुपमा चोपड़ा भी देखा जाए तो यूएस का जो एक डीप स्टेट का पार्ट है हॉलीवुड, वो जो भारत के सिनेमा स्क्रीन्स पर भारत की सिनेमा जो पूरे मार्केट है, उस पर कब्ज़ा करने का जो प्रयास है, भारत को इन्फ्लुएंस करने का जो प्रयास वो कर रहा है, उसका एक पार्ट हैं। कैसे हैं? आज की डेट में वो हॉलीवुड रिपोर्टर में जॉब कहती हैं, या आप जो भी कह सकते हैं, हॉलीवुड रिपोर्टर का एक चेहरा है भारत के लिए। वो फ़िल्म कंपेनियन चलाती थीं, अपना इनिशिएटिव था उनका। उनके पति कौन हैं? पति हैं विधु विनोद चोपड़ा। हाल-फिलहाल में 12th फ़िल्म बनाई, और जो है पीके और आमिर खान के साथ उस तरीके की फ़िल्में जहाँ हिंदू पर बहुत ज़्यादा, मतलब एंटी हिंदू फ़िल्में बनाने का काम रहा है। तो कश्मीरी पंडित रहे हैं, लेकिन वो उधर साइड वाले रहे, जो सेकुलर नहीं होते लोग, वो। खैर, और क्या उनकी सोर्स ऑफ इनकम, उनकी फ़िल्में चाइना में चलीं, 2019 से पहले बहुत ज़्यादा पैसे कमाई पीके और इस तरीके की फ़िल्में, वो पैसा भारत में आया, और किसको फंड हुआ वो एक अलग कहानी है। आज की डेट में ये पूरा परिवार अमेरिका शिफ्ट हो चुका है शायद से। तो तो अनुपमा चोपड़ा द्वारा पुश किए गए दिलजीत दोसांझ उस समय प्रमोट किए गए या हाथों हाथ लिए गए, और बॉलीवुड ने भी उनको हाथों हाथ लिया, और इस प्रकार के जितने लोग थे, आपको याद होगा कठुआ के समय जो है बादशाह और इस तरीके के, करीना कपूर और स्वरा भास्कर, ये सब लोग तख्ती लेके खड़े हुए थे कि देवी स्थान में कैसे किया यह वो। तो ये पूरी पीआर एजेंसी जो है इन लोग को मैनेज करती है, एक बड़ा चेहरा बनाती है, और उस बड़े चेहरे को बनाने की शर्त ये होती है कि तुमसे जो जब कहलवाएंगे कहना पड़ेगा।
तो यह जो है एक दिलजीत दोसांझ को भी पूरे वर्ल्ड ओवर जो फ़ेम दिया गया, या ऐसे नहीं होता है, किसी के पीछे इन्वेस्टमेंट की जाती है, उसको बहुत प्रॉप किया जाता है। ये सिंगर्स बहुत सारे हैं, पर हर सिंगर को या हर आदमी को वैसा उसकी थॉट प्रोसेस जानी जाती है कि कितना सरेंडर कर सकता है। अगर आप बहुत सबसे बड़े स्टेडियम में परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो उस सबसे बड़े स्टेडियम में परफ़ॉर्म करने की अनुमति जो सरकार देती है, वो सिर्फ़ इसलिए नहीं देती कि आप इतनी क्राउड खींच सकते हैं। वो सिर्फ़ इसलिए भी दोनों तरफ होता है कि टैलेंट और क्राउड पुलिंग कितना है, पब्लिक में अफ़ेक्शन कितना है, और हम इस पब्लिक की इस उस आर्टिस्ट के प्रति अफ़ेक्शन का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट, ज़ाहिर-सी बात है, दिख रहा है सबको कि कैनेडियन गवर्नमेंट किस प्रकार से एंटी इंडिया कार्य करती रही है, और एंटी इंडिया लोगों को, खालिस्तानियों को अपने यहाँ पालती रही है, और बड़ी तकलीफ़ में आ जाती है जब वहाँ पर कोई अननोन गनमैन या आपस के गैंग वॉर में वो निपट जाते हैं। ख़ैर, पन्नू जो है बार-बार कि कुंभ में भी विस्फोट होगा, लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत में कुछ लोग अगर 2-4 खालिस्तानी मार दिए जाते हैं तो उसके खिलाफ कि ये शहीद हैं, ये है, वो है, और इस तरीके की तमाम चीज़ें जो हैं एंटी इंडिया नैरेटिव। मोदी जब पंजाब जाते हैं तो पुल पर उनको 20 मिनट खड़े रहना पड़ता है, और सुरक्षा में सबसे बड़ी सेंध लगाई जाती है। तो यह जो जितनी चीज़ें हैं, ये इंटरनेशनल फोर्सेस के माध्यम से भारत में, और पंजाब उनके लिए एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है, क्योंकि मोदी पंजाब को बहुत प्यार करते हैं। जैसे घर का सबसे छोटा बेटा होता है ना, कि वो शैतानी कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, लेकिन उसको बड़े लोग जो है, हाँ बेटा कोई बात नहीं, कर लो। उस तरीके से बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं और प्यार करते हैं। और क्यों ना करें? क्योंकि गुरुओं ने जो बलिदान दिया अ, इस इस्लामी आक्रांताओं, मलेच्छों के अगेंस्ट, उसकी कोई तुलना नहीं है। वो आप अलग हिंदू समाज से या भारतीय सनातन समाज से उसको अलग नहीं कर सकते। और वही हमारा लिंक है, जिसको पंजाबी इस समय और जो खालिस्तानी, वो लोग हिंदू सनातन से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में एक बहुत बड़ा माहौल ये बनाया जाता है कि पंजाबी जनता जो है ईसाई हो जाए, पंजाबी जनता कनाडा चली जाए, यूके चली जाए, ऑस्ट्रेलिया चली जाए, यहाँ ना रहे, और यहाँ पे गरीबी बनी रहे, आंदोलन चलते रहें, अव्यवस्था रहे, आम आदमी पार्टी, मतलब पंजाब की जो इस समय हालत है बिहार से बदतर है। जगह-जगह आंदोलन हो रहे हैं, मेन-मेन हाइवेज़ इन लोगों ने ब्लॉक कर रखे हैं, और फैक्ट्रीज़ जा रही हैं, सब कुछ अव्यवस्थित हो रखा है, माफियागिरी चल रही है, रंगदारी चल रही है, जो है सब चल रहा है। हत्याएँ हो रही हैं। आम आदमी पार्टी के आते ही कई सारे सिंगर्स की और प्लेयर्स की भी हत्याएँ हुई थी, खुलेआम हुई थी। बाकी अमृतपाल सिंह ने जो किया वो किया, आपने सबने देखा ही। तो यह मीटिंग क्या बताती है? अब हम इतना अगर हम इतनी भूमिका बाँधी है, तो अब हम पहुँचते हैं कि यह मीटिंग क्या बताती है। मीटिंग ये बताती है कि ट्रम्प आ गए हैं, तो 20 जनवरी को वो राष्ट्रपति पद लेने जा रहे हैं। कनाडा की उन्होंने बत्ती लगा रखी है, और कनाडा में अब खालिस्तानी आंदोलन पनपने नहीं पाएगा, खालिस्तानी लोग पनपने नहीं पाएँगे, उनकी पूरी तरह कड़ाई से दमन होगा। खासकर भारत सरकार ने अपने स्थिति स मतलब अपने स्तर से पासपोर्ट, वीज़ा, ओसीआई कार्ड्स, यह सब अब देना बंद कर दिए हैं। उसकी शिकायतें वहाँ के लोग कर रहे हैं, कह रहे भारत सरकार हमको आने नहीं दे रही है। भाई तुम्हारी सारी संलिप्तता एंटी इंडिया प्रोसेस में चल रही है, तुमको भारत आने दिया जाए, बड़ी मनबड़ी है भाई। तो दिलजीत दोसांझ वाज़ द फेस ऑफ ऑल ऑफ दिस, एंड ही वाज़ मेड टू बी अ फेस, एंड ठीक है, आपने सहमति दी है तो तुम भी फेस हो ही हो। कनाडा की बहुत तारीफ़ करना है कि वहाँ रहने में बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इस तरीके से एक आम जनता को, बच्चों को, ये बाबा रामदास जी के चैनल पे आपने देखा होगा कि 12th के बाद ही बच्चा चिल्लाने लगता है पंजाब में कि मैनू कनाडा जाना है, मतलब ये मुल्क का नर्क है, वो मुल्क स्वर्ग है, इस तरीके से। तो ये सब कौन कर रहा है? ये इनके इंस्टाग्राम पेजेज़ से इस तरीके से चीज़ें आती हैं कि वही मुल्क अच्छा है, यहाँ तो कुछ नहीं रखा है। तो यहाँ पे लोग अपना घर-बार, ज़मीन, जायदाद सब बेच के वहाँ जाने की प्रक्रिया में, कै और इस प्रक्रिया में कैनेडियन गवर्नमेंट का बहुत सारा इकोनॉमी जो है चलता है। यहाँ के स्टूडेंट से वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, और ये लोग जब यहाँ पे, मतलब वो जो वहाँ का वीज़ा का प्रोसेस है, वो अपने आप में 20-30 लाख रुपए का काम है। तो ये बहुत मेजर इकोनॉमी जो है कनाडा को फंड होती है, जब यहाँ से कोई अपना घर-बार, ज़मीन पे सारा पैसा लगा के वहाँ जाता है। चाहे स्टूडेंट के नाम पे जाओ या चाहे किसी और कारण से जाए। और वहाँ जाके किन हालात में रहते हैं वो तो सर्वविदित है कि बहुत बुरे हालात। खैर, लेकिन वो भ्रम किसने बना रखा है कि जगह बहुत अच्छी है? इस तरीके के सेलिब्रिटीज़ और इस तरीके के स्टार्स ने। दूसरा, आम जनता पर अच्छा प्रभाव है, तो आम जनता पर अच्छा प्रभाव है तो भाई आप उनको डायरेक्ट टच नहीं कर सकते, और वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, आम जनता को इन्फ्लुएंस करते हैं।
और पीछे से अनुपमा चोपड़ा, विधु विनोद चोपड़ा, इन जैसे लोगों की बैकिंग होती है। विधु विनोद चोपड़ा की कहानी अलग से बताऊँगा। वो स्टूडेंट्स को आंदोलनरत करने में या ज़मीन पर लाने में वो क्या किस प्रकार से उनका और सौरभ द्विवेदी इन लोग का योगदान चल रहा है, या क्या वो लोग चाह रहे हैं कि छात्र सड़क पर आ जाएँ सरकार के खिलाफ। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट करने की भी वो लोग कोशिशें कर रहे हैं। तो बहुत सारे एंगल्स को डीप स्टेट जो है इंडिया में पुश कर रहा था, किसानों के नाम पर, छात्रों के नाम पर, मुसलमानों तो ऑफ कोर्स उनको तो बहाना चाहिए सड़क पे आने का, तो सीएए के नाम पे आ जाते हैं जिससे उनका कोई मतलब नहीं था। पर अभी वक़्फ़-वक़्फ़ आएगा तो फिर आएँगे सड़क पे, जो भी है। भारत में किसी प्रकार का इंटरनल अनरेस्ट होना चाहिए, यह बहुत लोगों की इच्छा है, क्योंकि यह सरकार उनको किसी हालत में नहीं पसंद है। उनको वही कांग्रेसी पसंद आते हैं, जहाँ पे जिस समय बिजली नहीं थी और बम फट रहे थे, उनको वही पसंद आता है। ख़ैर, बिकॉज़ दीज़ पीपल आर सेलर्स ऑफ भारत, एसओबीज़। और इसमें बहुत सारे हैं, इसमें पूरा गैंग है बॉलीवुड का जो हॉलीवुड से नेटफ्लिक्स, अमेज़न सीधे उनको खरीद लेता है, उनकी फ़िल्में खरीद लेता है, उनको पैसे देता है कि आप इस प्रकार की फ़िल्में बनाओ, ऐसे बनाओ। तो वो अपना एजेंडा परोस रहा है, और उस एजेंडा को परोसने वाला पूरा बॉलीवुड तंत्र उनके आगे बिछा हुआ है, और उसकी एक बड़ी लिंक विधु विनोद चोपड़ा और अनुपमा चोपड़ा हैं। दिलजीत को भी उसी प्रकार का लिंक बनाया जा रहा था। पर कल की जो मीटिंग हुई है, इसने सबके होश फाख्ता किए हैं, क्योंकि अभी दिलजीत का रिसेंटली कंट्रोवर्सी भी था कि जब वो इंडिया टूर पे था, तो उसने पहला तो ये कहा कि यार इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, मैं दोबारा टूर पे नहीं आऊँगा। दूसरा, उसने सारे जिन-जिन शहरों में गया, वहाँ-वहाँ पर अपने ट्विटर या इंस्टाग्राम पे भारत का झंडा लगाया, लेकिन जब पंजाब में गया तो उसने भारत का झंडा नहीं लगाया था अपने उस पे। तो ये छोटी-सी कंट्रोवर्सी थी, कि पंजाब भारत से अलग है, खालिस्तान माइंडसेट है, ये वो। यह सारी चीज़ों का पटाक्षेप होता है। या तो दिलजीत समझ गए हैं कि भैया डीप स्टेट अब हमको कुछ नहीं कर पाएगा, पीछे से जिसने हमको बैकिंग की उसकी कमर तोड़े जाने वाली है, कमर टूट रही है, टूट गई है, इसलिए चुपचाप शरण में आ जाओ। और जो शरण में आता है, उसको बड़े लोग माफ़ भी कर देते हैं, पीठ पे हाथ रख देते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अब तुम आगे से अब गलती कर ली, आगे से ये सब मत करना। तो ठीक है, यंग आदमी है, करियर अभी लंबा है, जीवन में आगे बहुत कुछ करना है, जाना है। तो धीरे-धीरे बहुत लोगों का मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के बाद जो है मतिभ्रम दूर हो रहा है कि भारत और सनातन अब अपनी धाक दिखाने जा रहे हैं। अभी तक तो बंजर ज़मीन थी, पत्थर पड़े थे खेत पे, तो पूरी ज़मीन की सफाई हुई, काँटे हटाए गए। अब थोड़ा समतल किया गया है, तो अब जो नई फसल सनातन की लहलहाने वाली है पूरे विश्व में, आपको उसका पार्ट होना है या नहीं होना है, ये आपको तय करना है। तो शायद कि एक इतनी आसान मीटिंग्स नहीं होती हैं। इसके पीछे बड़े सारे निहितार्थ होते हैं। इसके सारे पीछे बहुत सारी वर्किंग होती है, बैक चैनल टॉक्स होती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है, बहुत कुछ होता है। ऐसा नहीं कि दिलजीत दोसांझ से पीएम मोदी से आए, मिले, पीठ में हाथ रख के चले गए। अब बताएँगे कि भैया फंडिंग कौन कर रहा था आंदोलन की, कौन-कौन लोग थे, पूरी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगी बाकायदा। या तो मोदी जी कहेंगे बेटा हमको सब पता है, ये देखो तुम्हारे पीछे से कौन-कौन क्या कर रहा था। आई नो एवरीथिंग। इंटेलिजेंस एजेंसी हमारी भी हैं। तो यू बेटर, वो लोग तो जा रहे हैं, तुम्हें उनके साथ जाना है या नहीं जाना, ये तुम बताओ। तो क्योंकि एंटी इंडिया विश्व में एंटी इंडिया काम करते रहो और हम आपको छोड़ते रहें, यह तो नहीं होने वाला है। यह तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी भारत काम। क्योंकि खालिस्तानियों के सबसे बड़े निशाने पर हिंदू ही रहे हैं। वो हिंदुओं को ही मारते रहे। वो संत सॉरी बोल रहा हूँ उसको, भिंडरावाला जो था, उसने हिंदुओं की हत्याएँ की थी। और पाकिस्तान और रत्ती भर पाकिस्तानियों का नाम नहीं लेते हैं, मुसलमानों का नाम नहीं लेते। जिन मुसलमानों के अगेंस्ट गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ बनाया था, उनके जाके गले लग जाते हैं ये। और किसके खिलाफ? हिंदुओं के खिलाफ। तो ये जो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, जो एक झूठ है, और ये समाज को बाँटने का, हिंदू समाज को सिख समाज से बाँटने का, हिंदू सिख एक ही है भाई। हिंदुओं का बड़ा लड़का ही सिख बना है। हिंदू के घर के परिवारों का बड़ा लड़का ही सिख बना है, अमृत छक के, और कुर्बानियाँ दी हैं। तो सारे जो गुरु नानक जी सब लोग खत्री समाज के रहे हैं। तो ये सब सारा परिवार इधर ही का हिंदू समाज सनातन का ही रहा है, आज भी है। अब यह मानने की बात है कि यह जो एक आखिरी फाँस बची है, यह निकालनी है, और शायद यह मीटिंग उस दिशा में एक कदम है कि प्यार से, आराम से सिख समाज में जो एक
उम, बेहुदापन, मतलब जो सनातन समाज से कटने का आ गया था कि हमको हटना है, हमको कटना है, या खालिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, उस पर अब कार्य होगा और पूरा भारत एक ही कहलाएगा, चाहे वो भारत में हो या कनाडा में रहे या यूएस में रहे। वो अपने जड़ों से तो जुड़ा रहेगा, उससे अलग होने का प्रयास नहीं करेगा। शायद इस मीटिंग से आगे यह बात निकलेगी, होगी, देखते हैं आगे क्या होता है। पर ये ज़रूरी था कि आपने एक अपने विरोधियों के एक बड़े झंडे को, एक बड़े चेहरे को अपनी शरण में आप ले आए हैं, या दिखा दिया है कि शरण में आ गया है। अब कौन किसका फ़ायदा उठा रहा है, ये तो समय बताएगा। आगे देखते हैं। पर यह बड़ा इम्पोर्टेंट था इस मीटिंग को थोड़ा-सा डिकोड करने का प्रयास करना। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो, अ, जानकारी काम की लगी हो, या इसमें आप कुछ और इज़ाफ़ा करना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ अपनी राय देना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ। अगर मैंने कोई बात गलत कही हो तो उसको भी सही करें, और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत-बहुत धन्यवाद।